बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 24 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फ्लिप फ्लॉप और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, आज हम उसकी एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं कि मतलब उसके इस्तेमालात क्या हैं। तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप जो टाइप है उसकी बात हो रही है कि यहाँ पे जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके क्या-क्या इस्तेमालात हैं। तो जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो है डाटा स्टोरेज यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। किस तरह से हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो सर ने डाटा स्टोरेज इस्तेमाल के अंदर जो सर ने एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो दी हुई है सर ने मल्टीप्लेक्सर की। आपको पता है कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या करता है कि आपके पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आपकी कुछ बिट्स हैं जो पैरेलल आ रही हैं पीछे से, लाइक कुछ इस तरह से 0 1 0 1, तो ये पैरेलल बिट्स हैं, ठीक है? इन पैरेलल बिट्स को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सीरियल के अंदर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बिट पकड़ोगे, उसको सीरियल एक सिंगल एंड में भेज दोगे, फिर पीछे वाले उसके नेक्स्ट जो बिट है उसको उसके पीछे भेज दोगे, फिर उसके बाद जो बिट है उसको उसके पीछे भेज दोगे, और उसके बाद जो बिट है उसको उसके पीछे भेज दोगे। तो दिस इज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। ये देखें, ये पैरेलल डाटा था जिसको मैंने एक सिंगल लाइन यानी एक सीरियल डाटा में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये काम किसका था, मल्टीप्लेक्सर का। अब दोस्तों मल्टीप्लेक्सर के अंदर इस पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए जो हम कुछ देर के लिए ये जो डाटा है, ये जो बिट्स हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है सीरियल के अंदर, इन बिट्स को हम कुछ देर के लिए अपने पास क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये जो बिट्स कुछ देर के लिए हम अपने पास स्टोर करते हैं ना, इनको स्टोर करने के लिए हम जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये सवाल पैदा होता है कि ये काम तो डी लैच भी कर सकता है। आपको याद होगा फ्लिप फ्लॉप से पहले हमने एक स्टोरेज एलिमेंट पढ़ा था, लैच, जिसमें डी लैच था। अब आप सोच रहे होंगे कि डी लैच भी ये काम कर सकता है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डी लैच है ना, उसमें आपने पढ़ा था कि डी लैच के अंदर एक इनपुट होती है जिसको हम अनेबल इनपुट कहते हैं। कौन सी इनपुट कहते हैं, अनेबल इनपुट कहते हैं। और वो अनेबल इनपुट अगर 1 हो तो आपका सर्किट वर्क करता है, अगर वो अनेबल इनपुट 0 हो तो आपका सर्किट वर्क नहीं करता, यानी होल्ड स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हमने ये बिट्स अपने पास स्टोर करनी है तो हम अगर डी लैच का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे अनेबल इनपुट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी ये बिट्स जो है कुछ देर के लिए हमारे पास स्टोर हो जाएंगी। जब ये स्टोर हो जाएंगी तो हम इजीली इन बिट्स को पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अगर गलती से भी आपने अनेबल इनपुट को 1 कर दिया तो क्या होगा भला, यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही आप अनेबल इनपुट को गलती से भी 1 कर देंगे तो फौरन से पीछे वाला जो नया डाटा होगा वो इस डाटा की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब पहला ये वाला डाटा ओल्ड डिलीट और नया डाटा आगे इसकी जगह पे स्टोर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप डी लैच का इस्तेमाल करेंगे अपने डाटा को स्टोर करने के लिए तो यहाँ पे ये रिस्की काम है। रिस्की कैसे है कि अगर गलती से भी अनेबल इनपुट अनेबल कर दी गई, मतलब पीछे से अगर 1 उसको दे दिया गया, तो आपका जो डाटा है मल्टीप्लेक्सर के अंदर जिसको आपने कन्वर्ट करना था सीरियल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने फिर क्या किया, हमने ये रिस्क लिया ही नहीं, हमने यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर लिया। और आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप जो है ये कैसे वर्क करता है। डी फ्लिप फ्लॉप दोस्तों क्लॉक पल्स के ऊपर काम करता है। अब क्लॉक पल्स के अंदर ये किस तरह से काम करता है वो आपने अच्छे से पढ़ा था पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि या तो ये आपके राइजिंग एज के ऊपर काम करता है, मतलब जब आपका सिग्नल राइज हो रहा होता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो तब ये काम करता है। या फिर जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ये तब वर्क करता है जब आपका सिग्नल जो है वो डाउन फॉलिंग एज की तरफ जा रहा होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब जा रहा होता है। तो मतलब ये 0 या 1 की वैल्यू के ऊपर फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता। ये या तो आपके राइजिंग एज पे काम करेगा या फॉलिंग एज पे। अब देखो, और आपको ये भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये एक टाइम में या तो राइजिंग एज पे काम करेगा या फॉलिंग पे। अगर आपने इसको राइजिंग एज पे सेट किया हुआ है ना, तो फिर ये हमेशा राइजिंग एज पे ही काम करेगा, फिर फॉलिंग एज पे काम नहीं करेगा। और अगर आपने इसको फॉलिंग एज पे सेट किया हुआ है तो फिर ये आपका हमेशा फॉलिंग एज पे काम करेगा, फिर ये राइजिंग एज पे काम नहीं करेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें, ये आपका एक सिग्नल है, जो ये इसका राइजिंग एज आ गया, उसके बाद ये सिग्नल चलते 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 नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर ये चलते 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 ऊपर गया, तो ये इसका नेक्स्ट दूसरा राइजिंग एज आया। अब देखो जरा, ये आपका फर्स्ट राइजिंग एज है और ये आपका सेकंड राइजिंग एज है। इनके दरमियान ये देखिए कुछ जो है वो डिफरेंस है, मतलब कुछ टाइम लगेगा। मतलब जारी बात है, एक राइजिंग एज से दूसरे राइजिंग एज को आते हुए ये दरमियान में क्या आ रहा है, फासला है, और ये फासला कवर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। और ये जो कुछ टाइम है ना, इस कुछ टाइम के अंदर
हम अपने इस पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही नेक्स्ट राइजिंग जाएगा ना, तो फ़ौरन से ये डाटा जो है वो हमारा डिलीट हो जाएगा और नया डाटा आगे इसकी जगह पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन जितनी देर में हमारा नेक्स्ट राइजिंग एज आना है, उतनी देर में हमने ये डाटा जो है वो सीरियल में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इजीली जब पहला राइजिंग जाएगा तो हमारे पास डाटा आया, उसको हमने स्टोर किया, और जब दूसरा राइजिंग जाएगा तो उससे पहले पहले हम अपने इस डाटा को सीरियल में कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो उसके बाद फिर जब नेक्स्ट राइजिंग जाएगा, फिर ये डाटा चाहे डिलीट हो भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने डाटा को सीरियल में कन्वर्ट कर चुके थे उतनी देर तक। समझ रहे हो बात को? तो ये दोस्तों वजह थी कि हमने यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया मल्टीप्लेक्सर के अंदर अपने डाटा की स्टोरेज के लिए। तो उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन होती है ना, अगर ये आपको सर शॉर्ट में पूछें, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो फिर आपने सिर्फ इनके नाम बताने होते हैं। मतलब सर आपको पूछ सकते हैं कि बताओ जी डी फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशंस कौन-कौन सी हैं, तो आप उनकी एप्लीकेशंस के नाम लिख सकते हो सिर्फ शॉर्ट के अंदर, ठीक है? और अगर सर आपको लॉन्ग में पूछेंगे तो फिर आप क्या कह सकते हैं सर? सर कह सकते हैं कि मुझे डी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन जो हैं उनको शॉर्टली एक्सप्लेन करके दिखाओ या ब्रीफली एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो उसमें आप फिर क्या करोगे कि आप जो है वो अपनी जो भी एप्लीकेशन है, जैसे ये एप्लीकेशन पहली है जी डाटा स्टोरेज यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, इसका आप नाम लिखोगे, ठीक है, कि ये जी पहली है फर्स्ट एप्लीकेशन डाटा स्टोरेज यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। और उसके नीचे ये जो मैंने आपको सारी तमहीद सुनाई है ना, ये आप लिख लोगे। मतलब ये छोटा सा पैराग्राफ अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो, यहाँ से भी देख, यहाँ से ये रटा लगा के भी कर सकते हो। तो लाजमी नहीं कि आप रटा ही लगाओ। जैसे मैंने ये आपको, अच्छा मैंने ये जो इतनी मेहनत की है, इतना जो आपको समझाया, इतना खप के, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि आप वहाँ पे इस एप्लीकेशन को अगर अपनी वर्डिंग में बयान करना चाहो, तो आप अपनी वर्डिंग में बयान कर सको कि हम डी फ्लिप फ्लॉप को डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो मल्टीप्लेक्सर की, कि हम अपने इस तरह से, हमारे पास एक पैरेलल डाटा था, उसको हमने सीरियल में कन्वर्ट किया, तो ब्ला 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 ब्ला। इस तरह आप इसको छोटी सी एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी ये जो नीचे इतने इतने बड़े डायग्राम्स है ना, इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ आपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने आपको करके दिया है, और छोटी सी एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने आपको अभी छोटी सी एक जो है ना वो एग्जांपल समझा दिया, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों आ जाती है दूसरी एप्लीकेशन डी फ्लिप फ्लॉप की। तो दोस्तों डी फ्लिप फ्लॉप को हम दूसरा कहाँ यूज करते हैं? सिंक्रोनाइजिंग एसिंक्रोनस इनपुट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। कहता है हम जो है अपने जो एसिंक्रोनस इनपुट्स होती है ना, उनको आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए हम जो है डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस ये जो सेकंड एप्लीकेशन है डी फ्लिप फ्लॉप की, इसको मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही इजी वे के अंदर। ये देखें ज़रा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि एसिंक्रोनस चीज़ क्या होती है। दोस्तों एसिंक्रोनस चीज़ ये होती है कि देखो आपके पास मान लो दो चीज़ें हैं, एक फर्स्ट थिंग है, एक सेकंड थिंग है, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट थिंग है ये चल रही है, लेकिन सेकंड थिंग नहीं चल रही, ठीक है? और अगर सेकंड थिंग चल रही है तो फर्स्ट थिंग नहीं चल रही। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं है, दोनों का माइंड सेट मिल नहीं रहा। कि मतलब वो कहता है भाई चलो, वो कहता है नहीं मैंने नहीं चलना, वो कहता है मैंने नहीं चलना, वो कहता है नहीं मैंने चलना है। तो मतलब दोनों का माइंड सेट ही आपस में मुत्तफिक नहीं है। तो दोस्तों जब दो चीज़ें आपस में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इत्तेफाक के साथ ना चल रही हों, उनका माइंड सेट आपस में मुत्तफिक ना हो रहा हो, तो दोस्तों इसको कहते हैं एसिंक्रोनस। इसको क्या कहते हैं? एसिंक्रोनस, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सिंक्रोनस की, कि ये सिंक्रोनाइजिंग क्या होती है? सिंक्रोनाइज दोस्तों चीज़ क्या होती है? देखो यही दो चीज़ें थी आपके पास। अब फर्स्ट ने कहा मैंने चलना है, दूसरे ने भी कहा हाँ मैंने भी चलना है। फर्स्ट ने कहा मैंने नहीं चलना, दूसरे ने भी कहा हाँ मैंने भी नहीं चलना। तो दोस्तों ये क्या, ये है सिंक्रोनाइज होना, कि मतलब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आपस में इस तरह से उनका माइंडसेट बन गया कि उन्होंने कहा हाँ भाई हम मुत्तफिक होकर चलेंगे, कि अगर एक चलेगी तो दूसरी भी सही से चलेगी, अगर दूसरी नहीं चलेगी तो पहली भी नहीं चलेगी। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग, कि दो चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हो गई हैं। जैसे दो आपके घर के अंदर मान लो दो जनरेटर हैं, उनको अगर आप आपस में कनेक्ट कर दो तो क्या हो गया? दोनों जनरेटर मुत्तफिक हो गए, एक ही साथ वर्क कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। और अगर मान लो एक जनरेटर कहे नहीं मैंने चलना है, दूसरा कहे नहीं मैंने तो चलना ही नहीं है, तो क्या होगा भला? कि आपके उन दो जनरेटर को आपस में कनेक्ट करने का जो मोटिव था ज़्यादा पावर जनरेट करने का, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपने तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट क्यों किया था? ताकि आपकी ज़्यादा पावर जनरेट हो, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो। लेकिन अगर मान लो एक कल काम कर रहा है, दूसरा काम ही नहीं कर रहा, पहला काम नहीं कर रहा, दूसरा काम कर रहा है, तो ये क्या है? ये इनके दरमियान सिंक्रोनाइज़िंग नहीं पाई जा रही। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो मोटिव था ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है? तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे समझाई जा रही है कि हमारे पास जो एसिंक्रोनस इनपुट्स है ना, मतलब जो जो आपस में मुत्तफ़िक नहीं है, उनको अगर आपने मुत्तफ़िक करवाना हो,
तो उसके लिए हम जो है डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? चलें, तो ये दोस्तों थोड़ी-सी थ्योरी है, इसको जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल समझाया ना, यही थ्योरी सर ने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि एसिंक्रोनस इनपुट्स और डीसिंक्रोनस इनपुट्स में क्या डिफ़रेंस मतलब डिफ़रेंस क्या होता है और ये क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये आप सारे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल समझाया। अब ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और यहाँ पे अभी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये देखो ज़रा, ये आपके पास एक एंड गेट है, ठीक है, डी कह रहा हूँ, एंड गेट है और इस एंड गेट की एक इनपुट जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट है और दूसरी जो इनपुट है वो क्लॉक इनपुट से कनेक्ट है। अब दोस्तों, ये जो स्विच है, ये मान लो ये कोई भी स्विच हो सकता है, ये आपका मान लो कोई कीबोर्ड का बटन हो सकता है या आपका प्रिंटर का कोई बटन कमांड हो सकती है या आपके माउस का कोई क्लिक हो सकता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनी एक्टिविटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके कीबोर्ड का बटन है, कि आपने कीबोर्ड के बटन पे प्रेस किया, ठीक है। जब आपने 200 प्रेस किया तो क्या होगा भला? आपको पता है आपका कंप्यूटर वर्क तब करता है जब उसको क्लॉक पल्स मिलती है, जब उसको क्या मिलता है? साथ क्लॉक पल्स भी मिलती है। तो आपने दोस्तों क्या किया कि अपने कीबोर्ड से कमांड सेंड कर दी। अब जब कमांड सेंड की तो मतलब 1 यहाँ पे आ गया इस इनपुट पे, लेकिन जब क्लॉक पल्स की बारी आई तो क्लॉक पल्स सही से मिली ही नहीं। जब क्लॉक पल्स सही से मिलेगी नहीं तो क्या होगा भला? यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो फाइनली क्या होगा भला? कि ये एंड गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एंड गेट दो चीज़ों को आपस में, 2 इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। तो जब 1 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब आउटपुट क्या आई है? 0 आई है। क्यों 0 आई है? क्योंकि क्लॉक पल्स जो है वो सही से सिंक्रोनाइज़ नहीं हुई इस कीबोर्ड के साथ। होना ये चाहिए था कि जनाब जब ये स्विच प्रेस हुआ है, मतलब कीबोर्ड का बटन जब प्रेस हुआ है तो फ़ौरन से क्लॉक पल्स भी उसके साथ सिंक्रोनाइज़ होती, मतलब वो भी अपनी सही से जो बिट्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंड करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ एसिंक्रोनस। ये है जी एसिंक्रोनस, का मतलब इसने अपनी इनपुट सेंड कर दी है लेकिन इसने अपनी इनपुट सेंड नहीं की, जिससे क्या हुआ? हमें आउटपुट जो है वो नहीं मिली। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे अब ये सर ने एक छोटी-सी ना टाइमिंग डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है। ये देखो ज़रा, ये देखो आपकी जो है जनाब, ये आपका स्विच इनपुट है जो कि कंटिन्यूअसली मिल रही है आपको, कंटिन्यूअसली ठीक मिल रही है। लेकिन ये देखो, ये जो आपकी क्लॉक इनपुट है, ये देखो ये क्लॉक इनपुट है, ये आपको देखो इतनी सी मिल रही है, ये इतनी सी मिली, ठीक है? उसके बाद देखो फिर आपको कंप्लीट मिली, फिर देखो आपको कंप्लीट मिली, फिर देखो आपको फिर कंप्लीट मिल गई, ये देखो यहाँ पे फिर कंप्लीट मिल गई है और फिर देखो यहाँ पे थोड़ी-सी मिली है सिर्फ़, यहाँ पे इतनी-इतनी, ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही है ये इतनी-इतनी है। अब देखो दोस्तों, जो क्लॉक पल्स होती है ना, जो क्लॉक पल्स होती है, उसकी विड्थ जो है वो सेम होती है, रिमेन सेम रहती है। अगर दोस्तों आपकी क्लॉक पल्स रिमेन सेम ना रहे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, मतलब उसकी बिट्स अगर बढ़ रही हैं या यहाँ देखो, अब यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? और यहाँ पे देखो थोड़ी-सी माइनर सी मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये यही चीज़ बता रही है कि ये दोनों चीज़ें आपस में ये क्लॉक इनपुट और ये स्विच इनपुट आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं है सही तरीके से, मुत्तफ़िक नहीं है। अगर ये मुत्तफ़िक होती तो यहाँ पे जो क्लॉक आउटपुट आनी थी आपके पास वो ठीक जनरेट होनी थी। ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो यही चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये समझाई गई है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने अपने उस सर्किट के अंदर क्या बना दिया? एक डी फ्लिप फ्लॉप अटैच कर दिया। अब डी फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है डी वाली, उसको हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और जो क्लॉक पल्स थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया क्लॉक इनपुट के साथ। ठीक है? अब क्या होगा भला दोस्तों? अब ये होगा, आपको पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर डी की जो वैल्यू है अगर वो 1 होगी तो क्यू के ऊपर मतलब क्यू आउटपुट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है? और अगर डी डी की जो इनपुट है अगर वो क्या होगी? अगर वो जनाब होगी यहाँ पे 0, तो आपको जो क्यू के ऊपर वैल्यू है वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है, वो क्या बोला कि क्लॉक पल्स भी आपको मिलनी चाहिए। अगर दोस्तों क्लॉक पल्स मान लो अगर आपको नहीं मिल रही, क्लॉक पल्स मान लो अगर 1 मिल रही है फिर भी ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। अगर 0 मिल रही है फिर भी ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो ये देखो यहाँ पे अब सिंक्रोनाइज़िंग चीज़ पैदा हो जाएगी। मतलब अगर सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो मतलब किसकी वजह से वर्क नहीं हुआ? क्लॉक इनपुट की वजह से। तो जब ये सिस्टम ये डी फ्लिप फ्लॉप वर्क ही नहीं करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे आएगी वैल्यू 0 और यहाँ पे क्लॉक इनपुट तो पहले ही वर्क नहीं दिखा रही, वो भी क्या इनपुट दे भेजेगी? 0। तो दोस्तों देखो दोनों इनपुट क्या है? सेम है, 0 0। ठीक है? तो इससे क्या हुआ? सिंक्रोनाइज़ कर दिया हमने अपने एक ऐसा सिस्टम, जो एक ऐसा सर्किट जो कि एसिंक्रोनस था, उसको हमने सिंक्रोनाइज़ कर दिया। तो ये एक छोटी-सी सर्किट डायग्राम थी, जिसको आपने जो है बनाना नहीं है आपने, सिर्फ़ समझना था इस एप्लीकेशन को कि ये एप्लीकेशन क्या चीज़ है, किस तरह से हमारा डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनाइज़ करता है एसिंक्रोनाइज़ चीज़ों को।
ठीक है, आगे ये टाइमिंग डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है, तो ये आपको इतने ब्रीफली करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैंने आपको मेन समझानी थी वो समझा दी है, इसको आप अपनी वर्डिंग में जो है पेपर में लिख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी जो एप्लीकेशन है डी फ्लिप फ्लॉप की, वो है पैरेलल डाटा ट्रांसफर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। यानी आपने अगर अपना जो डाटा है उसको पैरेलल ट्रांसफर करना हो, पैरेलल डाटा को ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इसको भी एक एग्जांपल समझाता हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है, कि डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह हमारे पैरेलल डाटा ट्रांसफर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल दी गई है। अब आपको पता है माइक्रो जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर डिफरेंट बिट्स होती हैं, उसके अंदर क्या होती हैं, मल्टीपल बिट्स होती हैं, जिन बिट्स को अपने पास कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है, उस क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन होती है ना आपके सिस्टम के अंदर। तो आपके लैपटॉप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपका प्रोग्राम जो प्रोसेस आपका रन कर रहा है, चल रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन बिट्स हैं वो आपकी कहाँ जाकर स्टोर होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर मतलब जिसको आप रैम कहते हो, उसमें कुछ देर के लिए स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर यूज मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने पास इन्फॉर्मेशन को कुछ देर के लिए स्टोर कर सके। आगे दीज मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप आर नाउन एज अ रजिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी एमसीक्यूज भी बन सकता है कि बताओ जो आपके पास मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप है उनका दूसरा नाम क्या है, तो उनको दोस्तों रजिस्टर्स कहते हैं। तो आपने असेंबली लैंग्वेज के सब्जेक्ट के अंदर जो है रजिस्टर पढ़े होंगे, और बल्कि आपने अगर कंप्यूटर पढ़ी हुई है इससे पहले भी, तो आपको याद होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, जो कि 14 तकरीबन रजिस्टर्स हैं। AX रजिस्टर होता है, BX होता है, CX होता है, DX रजिस्टर होता है, स्टैक रजिस्टर होता है, पॉइंटर रजिस्टर होता है। तो बहुत से आपके पास जो है वो रजिस्टर्स होती हैं, और उन रजिस्टर का मकसद क्या होता है कि उनमें हम कुछ देर के लिए अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपना जो एक्शन है उसको सही से परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर आपने ट्रांसफ़र करना हो, मतलब एक पैरेलल डाटा है, मान लो इस तरह से एक पैरेलल डाटा है, ठीक है? इस डाटा को अगर आपने ट्रांसफ़र करना हो एक लाइन के ऊपर, एक एक जो है ना वो बस के थ्रू, आपको पता है इसमें डाटा बसेस यूज़ होती हैं, बसेस यूज़ की जाती हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों उसके लिए फिर हम जो है अपना डाटा, हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है ट्रांसमिट हो, तो उसके लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करेंगे, ताकि डाटा को ट्रांसमिट होने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई जा रही है। तो ये छोटी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमने दी है, तो इसको आप बाकी पढ़ सकते हैं खुद भी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास दूसरी टाइप, जिसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर 23 के अंदर समझा दिया है। यहाँ पे हम जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं समझेंगे, हम सिर्फ इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। इससे पहले ये जो हमने 3 एप्लीकेशन की हैं, ये किसकी थी? डी फ्लिप फ्लॉप की थी। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं वो है जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ नहीं, सबसे पहले ये टॉपिक समझा रहे हैं। ये टॉपिक दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिहाज़ा हम ये टॉपिक यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहे। तो इस टॉपिक को यहाँ पे आप छोड़ दें, क्योंकि हम लेक्चर में 23 के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये देखिए आगे दोस्तों जेके फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज़ सीक्वेंस डिटेक्टर, कि हम जो है जेके फ्लिप फ्लॉप को सीक्वेंस डिटेक्टर के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं, या सीक्वेंस डिटेक्टर सर्किट्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये सारे पेपर में आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज सीक्वेंस डिटेक्टर जो है उसकी ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाओ। देखो ये ब्लॉक डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है। देखें ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, जिसमें एक जे की इनपुट है, एक के इनपुट है। जो जे इनपुट है उसको हमने ए इनपुट से कनेक्ट किया हुआ है, और मतलब ए का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली ये आपकी क्लॉक पल्सेस है, मतलब क्लॉक इनपुट है। और उसके बाद ये जो के है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, इसको हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और आपको पता है कि हम जब भी किसी भी इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली उस पे हमें कंटिन्यूअसली जीरो वैल्यू मिलती है। हमें कंटिन्यूअसली क्या वैल्यू मिलती है, जीरो वैल्यू मिलती है। और उसके बाद ये जो क्यू है ये आपकी आउटपुट है, और ये क्यू बार भी आपकी आउटपुट है। तो ये बेसिकली क्या है जी, ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, जो कि हम यूज एज ए सीक्वेंस डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप इसको एज ए सीक्वेंस डिटेक्टर यूज़ करेंगे तो फिर आप इस तरह की, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये आप बनाएंगे पेपर के अंदर, अगर सर कहते हैं। उसके बाद ये वाली करने की जरूरत नहीं है, ये तो टाइमिंग डायग्राम सर सिर्फ समझा रहे हैं आपको। अच्छा जी, अच्छा लेकिन सॉरी उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको ये समझाना है कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप यूज है सीक्वेंस डिटेक्टर कैसे यूज होता है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको चीज़ समझा दी कि जनाब ये एप्लीकेशन का नाम आपने याद करने हैं, ये एप्लीकेशन के नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरा ये इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपको याद होनी चाहिए, इसका पता हो आपको, ये सारे आपसे बनवाने के लिए कह सकते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं कि अगर मान लो सर आप कहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज सीक्वेंस डिटेक्टर, या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो अपनी वर्डिंग के अंदर, तो आप कैसे लिख सकते हो वो बता देता हूँ।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप आपका सीक्वेंस डिटेक्टर के तौर पे यूज होता है। अब देखो मान लो आप दोस्तों आपके पास ना एक डोर है, जरा गौर से समझिएगा ये वाली एग्जांपल। आपके पास एक घर के अंदर या किसी भी जगह पे एक डोर लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स डोर समझते हो ना, लॉक वाला डोर जिसके ऊपर वो लॉक इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक लगा होता है। मतलब उसके ऊपर हम जो है डिजिटल लॉक लगा होता है, हम उसके ऊपर अपना कोड एंटर करते हैं, पिन एंटर करते हैं, फिर वो डोर ओपन होता है। अगर हम वो पिन सही एंटर करें तो डोर ओपन होता है, अगर हम वो पिन रॉन्ग एंटर करें तो डोर ओपन नहीं होता। अब दोस्तों मान लो कि डोर को ओपन करने की जो पिन है ना, मतलब डोर को ओपन करने की जो बीट्स हैं, बीट्स यहाँ पे हम बीट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बीट्स की हम बात करेंगे। तो मान लो जो डोर को ओपन करने वाली बीट्स का सीक्वेंस है ना, वो है 1010। ये सीक्वेंस है एक, कि मतलब जब आप अपनी जो पिन एंटर करने जा रहे हो, अगर उस पिन के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं अगर वो इस सीक्वेंस में होंगे ना, मतलब 1010, तो फिर डोर ओपन होगा। अदरवाइज अगर ये वाला सीक्वेंस आपका फुलफिल नहीं होता तो आपका डोर ओपन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लो आपने सीक्वेंस दिया 1101, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या ये डोर ओपन होगा? नहीं, ये डोर ओपन नहीं होगा। क्लियर? ये डोर क्यों नहीं ओपन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बिट्स का सीक्वेंस है, ये जो बिट्स का क्या है, सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस ये वाला होगा तो आपका डोर ओपन होगा। अगर कोई भी अदर इस सीक्वेंस के अलावा कोई भी अदर सीक्वेंस होगा ना तो आपका डोर ओपन नहीं होगा। अब बात सवाल ये पता होता है कि ये सीक्वेंस चेक कौन करेगा? मतलब वो जो हमारा डोर के अंदर जो लॉक है, वो जो सर्किट है लॉक का, डिजिटल लॉक जो सर्किट है, उस डिजिटल लॉक सर्किट के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो ये चेक करती है कि जनाब ये जो सीक्वेंस है बिट्स का ये ठीक है कि नहीं ठीक। तो दोस्तों उसके लिए जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, ये बेसिकली आपके उस डिजिटल लॉक के अंदर इस बिट्स के सीक्वेंस को चेक करता है। ठीक हो गया कि जनाब जो आपने बिट्स भेजी हैं लॉक को एंटर करने ओपन करने के लिए, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस एग्जांपल के साथ कि जेके फ्लिप फ्लॉप को हम सीक्वेंस डिटेक्टर के तौर पर जो यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट है वो है जी, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है जेके फ्लिप फ्लॉप की, वो है जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का क्या मतलब है? इस एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है और उसको आपने डिवाइड करना हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो दोस्तों उसके लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको भी छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी, तो इसको भी फिर आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सर आप कह रहे हैं कि आपके पास ना एक 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पे जरा गौर से ये एग्जाम्पल समझिएगा। 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके? ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को जो है फ्रीक्वेंसी चाहिए 4 मेगाहर्ट्ज, दूसरे पार्ट को फ्रीक्वेंसी चाहिए 2 मेगाहर्ट्ज और तीसरे पार्ट को फ्रीक्वेंसी चाहिए 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो मतलब ये इतनी जो जो फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है ना, इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी इन तीनों डिफरेंट पार्ट्स को मिलेगी तो फिर ही ये वर्क करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 42617, मान लो वो 7 मेगाहर्ट्ज है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी है और वो कितनी है? 7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अच्छा जी, अभी यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि ये 7 मेगाहर्ट्ज के ऊपर मुझे बताएं, क्या आपकी ये जो डिफरेंट डिजिटल सिस्टम्स के पार्ट्स हैं 3, क्या इनमें से कोई एक भी पार्ट काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोस्तों उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट 4 मेगाहर्ट्ज है, 2 मेगाहर्ट्ज है या 1 मेगाहर्ट्ज है। तो हमारे पास कितनी है? हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी और वो है 7 मेगाहर्ट्ज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने इन तीनों पार्ट्स को सक्सेसफुली वर्क करवाने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना पड़ेगा उनकी जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस 7 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड करेंगे 4 मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 मेगाहर्ट्ज में, 2 मेगाहर्ट्ज में, फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे किसके अंदर? 1 मेगाहर्ट्ज के अंदर, 1 मेगाहर्ट्ज के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आप अपनी एक मेन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हो ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो दोस्तों इस काम को करने के लिए हम जो है जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल के साथ। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि जनाब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और इसका क्या इस बात का क्या मतलब था, तो वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब ये दोस्तों इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये इसकी क्या है? ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें क्या हो रहा है, हमने जो जे और के की इनपुट थी ना उसको कनेक्ट कर दिया 1 वैल्यू के साथ, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज के साथ। तो अब क्या होगा?
कंटिन्यूसली जे को भी वैल्यू 1 मिलेगी, के को भी वैल्यू 1 मिलेगी कंटिन्यूसली। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर जे की वैल्यू भी 1 हो, के की वैल्यू भी 1 हो, तो क्या होता है कि जो क्यू आउटपुट है उसके ऊपर हमें एक दफ़ा 0 मिलता है, एक दफ़ा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो इस तरह से हमें जो है वो आउटपुट मिलना शुरू हो जाती है। ऐसी आउटपुट हमें क्यों मिलती है? क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जब आप जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जे और के की इनपुट को 1-1 कर देते हो, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल मोड में चला जाता है। किस मोड में चला जाता है? इसको इसको कहते हैं टॉगल स्टेट या टॉगल मोड। और ये टॉगल मोड कब एक्टिव होता है? जब आप जे की वैल्यू भी 1 कर देते हो और के की वैल्यू भी 1 कर देते हो। तो आपका जो ये जो सर्किट है, ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये टॉगल मोड में चला जाएगा। जब ये टॉगल मोड में जाता है तो उस वक़्त क्या होता है कि के की जो सॉरी क्यू की जो आउटपुट होती है वो बार-बार चेंज होती है। मतलब अगर 0 थी तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0 हो। ठीक है? तो ये दोस्तों इसकी ब्लॉक डायग्राम है जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइमिंग डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज़ जेके फ्लिप फ्लॉप फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की ये किस तरह से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है। ठीक है? उसके लिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कि ये देखिए ये आपके पास क्लॉक इनपुट है और ये आपके पास क्लॉक आउटपुट है। कि जैसे देखें ये आप गौर कीजिएगा ज़रा। और यहाँ पे दोस्तों हमने फ्रीक्वेंसी जो हमारी क्लॉक पल्स है उसको किस एज के ऊपर सेट किया हुआ है? राइजिंग एज के ऊपर। मतलब जब जब राइजिंग एज आएगा ना, तो ये देखो जब जब राइजिंग एज आ रहा है ना, तब तब हमारी आउटपुट जो है वो चेंज हो रही है। ये जरा गौर कीजिएगा। देखो क्लॉक इनपुट देखो, क्लॉक इनपुट का राइजिंग एज आया तो हमारी आउटपुट देखो 0 से क्या हो गई है? 1 हो गई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा राइजिंग एज आया तो ये देखो 1 थी ना, तो वो क्या हो गई है? 0 हो गई है। ठीक है? नेक्स्ट देखो फिर राइजिंग एज आया तो 0 थी तो क्या हो गई है? 1 हो गया। ये याद रखिएगा, ये जो आपकी ये जो स्क्वायर वेव्स होती है ना, अगर ये नीचे की तरफ हो ना, तो आपकी वैल्यू 0 होती है और अगर ये ऊपर की तरफ हो तो आपकी वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो नेक्स्ट राइजिंग एज आया, नेक्स्ट राइजिंग एज आया तो क्या हुआ? यहाँ पे ये राइजिंग एज था, वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट राइजिंग एज आया, फिर वैल्यू 0 से क्या हो गई? 1 से 0 हो गई फिर। तो इस तरह दोस्तों ये आप देख सकते हो कि जैसे जब जब हमारा जो राइजिंग एज जाएगा, जिस एज के ऊपर हमने अपने सिस्टम को सेट किया हुआ था, जैसे जैसे राइजिंग एज जाएगा तो बार बार क्या होगा? क्यू की जो आउटपुट है वो चेंज होती रहेगी बार बार। मतलब 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी। तो दोस्तों उसके बाद ये देखिएगा ज़रा यहाँ पे अब, यहाँ पे सर ने बेसिकली आपको प्रॉपर समझाया है कि किस तरह से हम जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो यहाँ पर ये 2 फ्लिप फ्लॉप को हमने अटैच किया है। 2 फ्लिप फ्लॉप को अटैच क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमने जो फ्रीक्वेंसी लेनी है ना, वो 2 बिट की लेनी है। कितने बिट की लेनी है? कम से कम 2, मतलब जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो हमें 2 बिट मिले। एक साइकिल किसे कहते हैं? एक साइकिल ये साइकिल होता है। साइकिल किसे कहते हैं? मतलब जब आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल पूरा होता है, चक्कर पूरा होना, तो उसको हम कहते हैं 1 साइकिल पूरा हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें जब एक साइकिल कंप्लीट हो तो हमें कितनी बिट्स मिले? 2 बिट्स मिले। तो एक हमें बिट मिले फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप से, दूसरी आउटपुट बिट मिले सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो इस तरह दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप एक एक बिट देंगे आउटपुट के तौर पर, तो हमारे पास टोटल बिट्स कितनी आ जाएंगी? 2 बिट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया? तो इसलिए हमने इस जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया हुआ। तो ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि ये कैसे ये वर्क करेगा। टॉगल मोड में ये चला जाएगा दोनों। तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ नई चीज़ ये आई है कि देखो जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट को हमने एज ए क्लॉक इनपुट जो है वो अटैच कर दिया है सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ। ठीक है? तो अब ये देखो ज़रा, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे अपने गौर से ये चीज़ समझनी है कि अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करूँगा कि ये किस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है दोस्तों क्लॉक पल्स की फॉर्म में ही होती है। ये जो क्लॉक पल्स बेसिकली आपको मिलती है ना, ये जब इनके चक्कर पूरे होते हैं ना, ये बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है यहाँ पे। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होगी? तो ये देखिए ज़रा गौर कीजिएगा। देखो ये क्लॉक इनपुट है, ये आपका, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये क्लॉक इनपुट है, ये आपका फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है और ये आपके सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। तो अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखें दोस्तों, आपने ये कहा कि जब जब राइजिंग एज जाएगा ना तो आपकी आउटपुट चेंज होगी। आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? चेंज होगी। तो ये देखो ये क्लॉक इनपुट का राइजिंग एज आया, राइजिंग एज आया तो क्या हुआ? जो आपका फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट चेंज हो गई। उसकी आउटपुट क्या हुई? यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 थी तो क्या हुई? 1 हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट राइजिंग एज आया, नेक्स्ट राइजिंग एज आया तो आपकी जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट क्या होगी? 1 से 0 होगी। यहाँ पे देखो 0 हो गई है आउटपुट। ठीक है? और यहाँ पर देखो ये जो सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट क्यों चेंज नहीं हुई है? मतलब ये देखो यहाँ से ऐसे हुई, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे जब जब 1 हुई, इसके राइजिंग एज जाने पे जब 1 हुई तो उसके बाद ये यहाँ पे जाके चेंज हुई है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि जो आपका फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, वो काम कर रहा है इस आपकी क्लॉक इनपुट के ऊपर,
और जो आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, वो बेसिकली काम कर रहा है आपके फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्लॉक पल्स के ऊपर। मतलब जब इसकी आउटपुट आएगी ना, तो इसकी आउटपुट की बुनियाद पर आपका ये सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो मतलब जब इस आपके फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का राइजिंग एज जाएगा ना, जब इसका राइजिंग एज आएगा, तब ये आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और ये देखो जैसे इसका फर्स्ट राइजिंग एज आया, तो यहाँ पे देखो 0 से इनपुट क्या हो गई, सॉरी आउटपुट जो है वो 0 से क्या हो गई, 1 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट इसका राइजिंग एज यहाँ पे जाके आया, तो ये देखो जब जब राइजिंग एज आया, तो फिर देखो जो आउटपुट थी वो 1 से क्या हो गई है, नेक्स्ट यहाँ पे 0 हो गई है। समझ रहे हो बात को? तो अब जरा यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, वो ये है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे अगर क्लॉक इनपुट की बात करें, तो ये देखो ये क्लॉक इनपुट 1 थी, और उसके बाद 0, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, उसके बाद क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर आप गौर करें तो दोस्तों ये देखिएगा जरा, उसके बाद देखो फिर आपकी क्लॉक पल्स जो है वो क्या होगी, 1 होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 हो गई, और उसके बाद यहाँ पे राइजिंग एज आ रहा है, ये राइजिंग एज जब से जैसे राइजिंग एज आया, तो हमारी यहाँ पे आउटपुट फिर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। मतलब यहाँ पे 0 0 0 से क्या हो गई, 1 हो गई है। अब जरा आपको जो चीज़ मैंने गौर करवानी है ना, वो ये है कि ये देखो जरा, अगर आप गौर करो तो आपकी, ये देखो जरा, ये आपने अब गौर करना जरा बात के ऊपर। ये देखो जब दोस्तों आपकी क्लॉक इनपुट की कितनी बिट कंप्लीट हुई, कितनी बिट कंप्लीट हुई हैं इस मतलब इतने पोर्शन में, बताओ इतने पोर्शन में, ये जो मैंने जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, ये इतने पोर्शन में आपकी क्लॉक इनपुट की कितनी बिट कंप्लीट हुई हैं। ये देखो 1 2 3 4, 4 इनपुट जो है वो जनरेट हुई हैं, जबकि जबकि जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है उसका इतनी रेंज के अंदर कितनी बिट कंप्लीट हुई हैं। ये देखो जरा, इसकी कितनी बिट कंप्लीट हुई हैं, क्लॉक इनपुट की इतनी रेंज के अंदर 4 बिट कंप्लीट हुई हैं, जबकि जो जेके फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट वाला है उसकी 2 बिट कंप्लीट हुई हैं। देखो एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बोला, ये देखो ऊपर ज्यादा बिट थी, स्टार्टिंग के ऊपर कितनी बिट थी, 4 बिट थी, उन 4 बिट को हमने नेक्स्ट फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 2 बिट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो 4 बिट थी ऊपर क्लॉक इनपुट जो हमने दी थी, और नीचे जाके देखें वही 4 बिट जो है वो हाफ हो गई है, मतलब हाफ में डिवाइड हो गई है। मतलब ये देखो, तो यही तो हमने दोस्तों करना था कि एक बड़ी वैल्यू हो, एक बड़ी वैल्यू थी, उसको हाफ करना हमने। तो ये देखो यहाँ पे 4 बिट थी, 4 बिट थी, वो 4 बिट कितने में कन्वर्ट हो गई है, नीचे जाके 2 में कन्वर्ट हो गई है। अब उसके बाद देखो जरा, सेम इसी रेंज के अंदर, सेम इसी रेंज के अंदर फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की 2 बिट है, जबकि नीचे अगर हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप की बात करें, जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो दोस्तों उसमें देखो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की 2 बिट है इस इतने पोर्शन में, और सेम इसी इतने पोर्शन के अंदर, सेम इसी इतने पोर्शन के अंदर सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की सिर्फ एक ही इनपुट है, एक ही सॉरी बिट है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी 2 बिट हो तो इसकी 1 बिट के बराबर होती है, मतलब इसकी 2 बिट होंगी तो वो हाफ हो जाएंगी, मतलब नेक्स्ट चल के वो हाफ रह जाएंगी। तो आपको सिर्फ समझाने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे जैसे अब आगे आप चलते जाओगे, तो प्रीवियस बिट का हाफ होता जाएगा, और यही दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है। आपको अगर किसी ने बताया हो, तो क्लॉक पल्स ही असल में बेसिकली जब उनका एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही होती है। तो ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, ये देखो इतने पोर्शन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब 4 बिट थी ना, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पे 2 बिट है, मतलब कम फ्रीक्वेंसी हो गई है। यहाँ पे 1 बिट रह गई है, तो और मजीद फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, मतलब डिवाइड हो गई है। तो मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट और डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट और डिवाइड किया। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे देखो हो रही है कि हमने 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके अपनी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी उसको क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड कर रहे हैं। तो इतना लंबा आपको डिटेल समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों जो तीसरी एप्लीकेशन है ना जेके फ्लिप फ्लॉप की, वो है जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर, कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप को किस तरह एक शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर यूज करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताओ, ये शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। शिफ्ट रजिस्टर दोस्तों ये होता है कि मान लो आपके पास ना 4 पोजीशंस हैं, 1 2 3 और 4 पोजीशन है। अब आपके पास पहली बिट आई, ये पहली बिट आपको मिली यहाँ पर इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। उसके बाद पीछे से नेक्स्ट बिट आई, तो क्या हुआ, ये जो 0 था ना, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे था, ये चला गया नेक्स्ट पोजीशन पे, और ये जो पीछे से 1 आया था ये आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद जब मजीद पीछे से बिट आई, तो क्या हुआ, जो सेकंड पोजीशन पे बिट थी ना वो आगे 3 पे चली गई, और जो 1 वाली पोजीशन पे वैल्यू थी वो मतलब बिट थी वो 2 पे आ गई, और जो पीछे नई बिट आई थी वो 1 पे आ गई। ऐसी नेक्स्ट जब पीछे से एक और बिट आई, तो क्या हुआ, जो 3 पोजीशन पे बिट थी वो 4 वाली पोजीशन पे चली गई, जो 2 वाली पोजीशन पे थी वो 3 वाली पोजीशन पे आ गई, जो 1 वाली पोजीशन पे थी वो 2 वाली पोजीशन पे आ गई, और जो पीछे से नई बिट आई वो 1 वाली पोजीशन पे आ गई। तो ये क्या हो रहा है, देखो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बिट्स पीछे से आ रही हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, मतलब वो आगे 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 शिफ्ट हो रही हैं, मतलब 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। दोस्तों इसी को कहते हैं
शिफ्टिंग करना, अपनी बिट्स को शिफ्टिंग करना। और ये जो शिफ्ट बिट की शिफ्टिंग होती है जो कौन करता है, ये शिफ्ट रजिस्टर करता है। ये क्या कौन करता है, शिफ्ट रजिस्टर करता है। अब ये शिफ्ट रजिस्टर को बिट को शिफ्ट करने के लिए हमें जो इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप, वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है कि ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये किस तरह हमारी बिट्स को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो बल्कि ये सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों ये चार चार जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है। ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब जरा गौर कीजिएगा। और इन चारों जेके फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक इनपुट है वो कॉमन है। ये देखो यहाँ पे एक इनपुट है, ये क्लॉक इनपुट, ये यहाँ पे भी इस फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप को भी मिल रही है, सेकंड को भी मिल रही है, थर्ड को भी मिल रही है और फोर्थ को भी मिल रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जब पीछे से क्लॉक पल्स आएगी ना तो वो इन चारों के ऊपर इकट्ठे एक्टिव होगी। जब इन चारों के ऊपर इकट्ठे एक्टिव होगी तो क्या होगा बोला, जो भी डाटा आएगा वो क्विकली इन चारों के ऊपर जो है सॉल्व होगा, प्रोसेस होगा। तो ये देखो जरा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें पीछे से एक बिट आई जो कि क्या थी, जीरो थी, जो क्या थी, जीरो थी। अब आपको पता है कि अगर जे जो इनपुट है अगर वो जीरो हो तो आपकी जो क्यू आउटपुट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। और अगर वन हो तो फिर क्यू आउटपुट भी वन होती है। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो दोस्तों, जो हमें पीछे से इनपुट डाटा इनपुट आई जीरो, वो क्या हो गई है, वो इस जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्यू जीरो पे क्या हो गई है, फॉरवर्ड हो गई है, मतलब शिफ्ट हो गई है। अब देखो पीछे से हमें एक और बिट आई वन। अब क्या हुआ, जब पीछे से एक और बिट आई वन तो क्या हुआ, ये जो फर्स्ट आपका जेके फ्लिप फ्लॉप था ये जो कि लिंक है नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ, तो क्या होगा बोला, जब ये लिंक है ना इसके साथ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जीरो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के ऊपर। और जो पीछे से नेक्स्ट बिट, जो पीछे से बिट आई थी वन, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब वन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मान लो पीछे से एक और बिट आई, जब पीछे से एक और बिट आई तो क्या हुआ बोला, अब ये जो सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है इसके ऊपर जो बिट बिट थी ना जीरो, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब इस थर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। और जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू थी वन, बिट बिट थी ना वन, वो यहाँ पे सेकंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जब इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद जो पीछे से नई बिट आई थी ना जीरो, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। उसके बाद जब एक और पीछे बिट आएगी तो ऐसे ये चलते 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 जो है वो आगे आगे वैल्यू जो है वो राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट जो है वो बिट्स जो है वो शिफ्ट हो रही हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, समझ बात को। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये एज ए शिफ्ट रजिस्टर भी काम, इसको यूज किया जाता है एज ए शिफ्ट रजिस्टर भी। ठीक हो गया, चले जी, ये था इसका तीसरा इस्तेमाल जो कि मैंने आपको ट्रेस समझा दिया। उसके बाद दोस्तों इसका चौथा जो इस्तेमाल है, जो कि आखिरी इस्तेमाल है, वो है जी जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज अ काउंटर। कि जेके फ्लिप फ्लॉप को हम काउंटर के तौर पर भी यूज करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बताओ काउंटर क्या होता है। काउंटर दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जो आप कंटिन्यूसली, मतलब आपकी ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करती है। मतलब यहाँ तो जीरो से ऑनवर्ड या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। अब दोस्तों जो काउंटर होता है ना उसकी दो टाइप होती हैं, एक को हम कहते हैं अप काउंटर, एक को हम कहते हैं डाउन काउंटर। अब अप काउंटर कौन सा होता है, अप काउंटर वो होता है दोस्तों जो जिसमें क्या होता है, पहली वैल्यू अगर छोटी है तो नेक्स्ट उसके बाद बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब जीरो है तो वन आएगा, फिर उसके बाद टू आएगा, फिर नेक्स्ट उसके बाद थ्री आएगा, फिर फोर आएगा। दिस इज अ अप काउंटर, दिस इज अ अप काउंटर, जो मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। और डाउन काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर दोस्तों वो होता है जिसमें आपकी वैल्यू मान लो बड़ी थी, मतलब फाइव वैल्यू थी, उसके बाद फोर आया, फिर थ्री आया, फिर टू आया, फिर वन आया और फिर जीरो आ गया। दिस इज अ डाउन काउंटर। अब दोस्तों ये काउंटर जो काम कर रहा है, अपवर्ड अप काउंटर काम कर रहा है या ये जो डाउन काउंटर काम कर रहा है, ये बेसिकली काउंटर को काम करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ हमने देखनी है कि जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह हमारे काउंटर के तौर पर काम करता है। अब जरा यहाँ पे दोस्तों देखिए, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या जी, ये तो शिफ्ट रजिस्टर की टाइमिंग डायग्राम है, इसको छोड़ दो, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पे ये देखो जरा, ये है दोस्तों वो आपका सर्किट डायग्राम जो कि किसकी है, सॉरी ये ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ही बल्कि ब्लॉक डायग्राम नहीं, सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम है किसकी, आपकी 2 बिट अप काउंटर की, जिसमें हमने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है। ये देखो ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है, और ये 2 बिट अप काउंटर है। 2 बिट का मतलब दोस्तों क्या है, 2 बिट का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी जो भी इनपुट आएगी ना उसमें दो दो बिट होंगी सिर्फ, मतलब जैसे 0 0 फिर 0 1, ठीक है, और फिर 1 0 फिर 1 1। तो ये देखो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो रही है। और अगर यही डाउन काउंटर होता तो इसमें क्या होना था, इसमें हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आपने जा रहे होना था। ठीक है,
तो ये दोस्तों इसकी सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम में क्या हुआ है कि जो फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप है उसकी हमने जे और के इनपुट को आपस में कनेक्ट कंबाइन करके 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब जे के ऊपर भी 1 मिलेगा, के ऊपर भी 1 मिलेगा। जिससे क्या होगा कि आपको मैंने ये बताया था अभी कि जब आपकी जे और के इनपुट 1 होती है तो क्या होता है, आपका सिस्टम जो है टॉगल मोड में चला जाता है। जब वो टॉगल मोड में जाएगा तो क्या होगा, क्यू की इनपुट एक दफ़ा 0 है तो फिर नेक्स्ट टाइम 1 रहेगी, नेक्स्ट 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ऐसे ये वर्क करेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो क्यू की जो भी आउटपुट होगी ना वो एज ए क्लॉक पल्स मिलेगी आगे नेक्स्ट सेकंड जे के फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, समझ रहे बात को। और यहाँ पे दोस्तों जो गौर करने वाली बात है ना वो ये है कि देखो, अगर आप अपने नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इसकी क्लॉक इनपुट को प्रीवियस जेके फ्लिप फ्लॉप के क्यू आउटपुट से कनेक्ट कर दो तो ये बन जाता है अप काउंटर। ये कौन सा बन जाता है काउंटर, अप काउंटर। और अगर दोस्तों आप अपना ये जो नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है इसकी इस क्लॉक इनपुट को अगर कनेक्ट कर दो इस क्यू बार की आउटपुट के साथ, प्रीवियस जेके फ्लिप फ्लॉप की क्यू बार के साथ कनेक्ट कर दो तो फिर ये आपका बन जाता है डाउन काउंटर। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने नेक्स्ट जितने भी जेके फ्लिप फ्लॉप हैं उनको अगर प्रीवियस जेके फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से कनेक्ट करो तो वो आपका बन जाता है कौन सा वाला, अप काउंटर। और अगर आप उसी सेम सर्किट को के अंदर क्या करो कि अपने नेक्स्ट जितने भी जेके फ्लिप फ्लॉप हैं उनकी ये जो क्लॉक इनपुट है अगर उसको कनेक्ट कर दो प्रीवियस जेके फ्लिप फ्लॉप की क्यू बार के साथ, मतलब क्यू बार के आउटपुट के साथ, तो वो बन जाता है आपके पास डाउन काउंटर। ठीक है, चले जी अब यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये कैसे हमारी किस तरह से ये जो है जेके फ्लिप फ्लॉप जो हमने दो यूज़ किए हैं ये किस तरह से हमारी जो काउंटर है उसको अप या डाउन बनाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे अप काउंटर की बात हो रही है। सेम मैंने आपको जो तरीका बताया कि मतलब उसको क्यू बार से कनेक्ट कर देंगे तो वो आपके पास बनेगा डाउन काउंटर। तो यहाँ पे अप काउंटर की बात हो रही है तो यहाँ पे अप काउंटर कैसे काम करेगा, ये देखो यहाँ पे ना दोस्तों अब काउंटर में ना सेटिंग हमने ये की हुई है कि जब जब क्लॉक पल्स की फॉलिंग एज जाएगा ना, मतलब जब डाउन एज जाएगा फॉलिंग एज जाएगा तब ये वर्क करेगा सिस्टम। तो ये देखो क्लॉक पल्स का पहला जो है वो फॉलिंग एज आया तो देखो हमारी जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है क्यू और ये सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है क्यू। ठीक है, अब देखो जैसे ही फर्स्ट फॉलिंग एज आया क्लॉक इनपुट का तो हमारे देखो जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट क्या थी, 0 थी स्टार्टिंग पे, तो वो क्या हो गई 1 हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिर जब फॉलिंग एज आया तो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो क्यू की वैल्यू थी, क्यू की जो आउटपुट थी वो 1 से क्या हो गई है 0 हो गई है। फिर जब फिर अगेन फॉलिंग एज आया तो यही आउटपुट जो है 0 से क्या हो गई 1 हो गई। फिर अगेन फॉलिंग एज आया तो 1 से क्या हो गई 0 हो गई। फिर अगेन फॉलिंग एज आया तो 0 से क्या हो गई 1 हो गई। फिर 1 से 0 हो गई, फिर 0 से 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ये पता है कि चूंकि ये जो आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये जो आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। मतलब जब फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग जाएगा ना तब ये आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप काम करेगा क्योंकि वो लिंक हुआ है। मतलब जब तक ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग एज नहीं ना आएगा तब तक आपके सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की काम का वर्क स्टार्ट नहीं होगा। तो ये देखो स्टार्टिंग के ऊपर क्या था, जो एफ मतलब जो आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसको हमने F1 का नाम दिया हुआ है उसकी देखो स्टार्टिंग इनपुट क्या है, यहाँ पे भी 0 है, अभी भी यहाँ पे भी 0 है। उसके बाद जब नेक्स्ट जैसे ही फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग एज आया तो फौरन से आपकी सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 से क्या होगी 1 होगी। उसके बाद फिर 1 रही, मतलब कंटिन्यूसली 1 चल रही है ये, और ये तब तक 1 चलेगी जब तक फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग एज नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे फॉलिंग एज आया तो फौरन से 1 से क्या होगी 0 हो गई, फिर अगेन 0 है। ठीक है, क्योंकि जितनी देर में फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट फॉलिंग एज जाना ना उतनी देर तक हमारी 2 बिट कंप्लीट हो जानी है फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप की। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिर फॉलिंग एज आया तो क्या हुआ, फिर हमारी आउटपुट जो है क्या हो गई सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप की वो 1 होगी, फिर अगेन 1 होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो स्टार्टिंग के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। स्टार्टिंग के ऊपर अगर आप इस इतने पोर्शन की बात करो तो देखो आपकी फर्स्ट जगह फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या है 0 और सेकंड की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 1। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, इसको लिखेंगे इस तरह से कि ना आपके पास जो भी काउंटर के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप होना उसमें जो सबसे लास्ट वाला काउंटर होता है ना जेके फ्लिप फ्लॉप होता है ना, हमने उससे बैकवर्ड आउटपुट लिखनी होती है। मतलब सबसे पहले हम F1 की आउटपुट लिखेंगे, फिर हम F0 की आउटपुट लिखेंगे, फिर हम F1 की आउटपुट लिखेंगे, फिर हम F0 की आउटपुट लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, लिखने का दोस्तों स्टाइल ये होगा कि सबसे पहले हम ये जो बिल्कुल
पैरेलली बिट्स है ना F1 और F0 की, इसमें हम F1 पहले लिखेंगे और F0 बाद में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इस इतने पोर्शन के अंदर कौन कौन सी बिट है, दो बिट है 0 और 0, मतलब F1 भी 0 है और F0 भी 0 है। उसके बाद ये पोर्शन में बताएं कौन कौन सी बिट आ रही हैं, ये इतने पोर्शन में, ये जो डॉटेड लाइन बेसिकली शो कर रही है कि नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो गया। अब इस पोर्शन में जो F1 की वैल्यू है वो 0 है और F0 की वैल्यू 1 है। तो मतलब पहले आप F1 की वैल्यू लिखोगे जो कि 0 है और F0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट ये इतना इतना पोर्शन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस मतलब T2 से लेकर T3 तक, तो T2 से लेकर T3 तक जो पोर्शन है इसमें देखो हमारे पास जो F1 की आउटपुट है वो क्या है 1 है और जो F0 है उसकी आउटपुट क्या है 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद T3 से T4 तक बताएं क्या कौन कौन सी, मतलब F1 की आउटपुट क्या है और F0 की आउटपुट क्या है, तो F1 की आउटपुट है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। उसके बाद F0 की आउटपुट क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब से दोस्तों आप गौर कीजिएगा, चूंकि ये सर्किट है और सर्किट के अंदर जो भी आउटपुट जनरेट होगी वो बिट्स की फॉर्म में होगी, मतलब जीरो बाइनरी के अंदर होगी। अब से गौर कीजिएगा, ये जो बाइनरी है 0 0 ये किसकी बाइनरी है डेसिमल में, ये बाइनरी है 0 की। उसके बाद 0 1 ये किसकी बाइनरी है डेसिमल में, ये बाइनरी है 1 की। उसके बाद ये 1 0 ये किसकी बाइनरी है, ये है 2 की। और उसके बाद ये किसकी बाइनरी है 1 1 ये बाइनरी है बेसिकली 3 की। तो मेरी ज़रा गौर की ज़रा बताएं एक चीज़, ये देखो फर्स्ट वैल्यू क्या थी 0, फिर नेक्स्ट क्या हुआ है 1, फिर नेक्स्ट क्या 2, नेक्स्ट टाइम क्या 3। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी वैल्यू ऐसे ऐसे क्या हो रही है अप हो रही है, क्या हो रही है ऐसा ऐसा अप हो रही है। और यही तो अप काउंटर का काम है कि आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और आहिस्ता से जो है वो इंक्रीमेंट करेगी, और यही काम अप काउंटर का होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया कि ये देखें ये जो दो जेके फ्लिप फ्लॉप हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वर्क कर रहे हैं, कि ये हमारे अप काउंटर की तरह काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। हालांकि ये एप्लीकेशन थी और इन एप्लीकेशन को समझाने का सिर्फ मकसद आपको ये था कि आप इजीली अपनी वर्डिंग के अंदर पेपर में इन एप्लीकेशन को लिख सकें, अगर आपको सर पूछते हैं। बाकी ये जो डायग्राम है ना सारी की सारी, ये डायग्राम इतनी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम ना ही सर आपको मेरा नहीं ख्याल कि सर आपको कहेंगे ये बनाएं। सिर्फ हाँ ये आपको जो ब्लॉक डायग्राम होती है ना, ये ब्लॉक डायग्राम नहीं है। तो जो ब्लॉक डायग्राम होती है वो आप याद रखो, वो आप बना सको। और उसके बाद दोस्तों ये है कि आप जो है ना वो कर सको, वर्किंग आपको पता हो इनकी, मतलब अगर आपको ये सर्किट दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा ये फ्लिप फ्लॉप है यूज एज अप काउंटर, तो बताओ ये कैसे वर्क करेगा, तो ये आपकी इसकी वर्किंग का पता हो आपको ये कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस आपने अच्छे से कर लेनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से सारी डिटेल की। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।